हाँ, तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग जो है हमारी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, तो सल्तनत का आर्किटेक्चर। अभी तक हम लोगों ने जितना है ना जो कुछ भी पढ़ा है वो उसमें प्रीलिम्स के टॉपिक्स ज्यादा थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स में भी है और साथ ही साथ मेंस के अंदर भी है। और प्लीज देवताओं सिलेबस याद कर लेना, रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से। तो ये सल्तनत कालीन स्थापत्य कला प्री प्लस मेंस दोनों का टॉपिक है। तो इसमें अपन बात करते हैं एक बार हल्का सा रिवीजन। हम लोगों ने ये तो पढ़ तो लिया था, ठीक है, कि सबसे पहले जो है सल्तनत काल में से इंडो इस्लामिक शैली का है ना, सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। तो ये आपको समझ में आ ही गया। यह शैली भारतीय स्लैश हिंदू व मुस्लिम शैली स्थापत्य शैली का मिश्रित रूप था। सब दोनों का मिक्स रूप है, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली या फिर जो है वो हिंदू इस्लामी शैली भी इसको बोलते हैं कुछ इतिहासकार। उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सब विशेषताओं के अंदर आप देखो, हिंदू स्टाइल की विशेषता ये है, ठीक है, कि सब उसमें धरनी शहतीर होती है, छज्जे होते हैं, पिलर्स होते हैं और ब्रैकेट्स होते हैं। इस्लामी शैली के अंदर मेहराब होती है, मीनार होती है और डोम गुंबद होता है। अपने लास्ट क्लास के अंदर ये हो गया था। मटेरियल बिग साइज स्टोन, इस तरफ जो है वो स्मॉल साइज स्टोन, इनका प्रयोग, लेकिन साथ ही साथ टाइल्स, लाइमस्टोन, मड मोर्टार, इन सब का भी प्रयोग होता था। ठीक है। ऑर्नामेंटेशन, तो ऑर्नामेंटेशन अपने को पता है कि इस तरफ ऑर्नामेंटेशन के अंदर सारे ऑप्शन खुले हैं आपके पास में। आपके जो कुछ भी दिमाग में आया, जो कोई भी आपकी क्रिएटिविटी है वो आप यहाँ पे सब दिखा सकते हो। तो इसलिए उस जमाने में अधिकतर, मैंने एग्जांपल भी दिया था मंदिरों का, कि मंदिरों के बाहर जो है वो देवी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराओं की मूर्तियां, ठीक है, इसके अलावा गण, यक्ष, यक्षिणियां, है ना, पशु पक्षी, फूल पत्ते का मतलब प्रचलन ज्यादा था। और एक थी घंटियां। तो अपन देखते हैं स्कल्पचर ऑफ डेटीज एंड एंजल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ठीक है, बेल्स। इस तरफ ऑर्नामेंटेशन में अपन देखते हैं, ठीक है, आयत फ्रॉम कुरान और जियोमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। ये होती है मेहराब इस टाइप से। वैसे तो मेहराब बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसमें मेहराब आपको एक बार दिखाई दे। और अपने घरों के अंदर सामान्यतः जो भी दरवाजे होते हैं वो होती है सब है ना धरनी या शहतीर स्टाइल। तो वो आप अपने अपने घरों के अंदर देख लें। तो ये हिंदू स्थापत्य शैली की विशेषताएं, मुस्लिम स्थापत्य शैली की विशेषताएं। अरबस्क शैली, जब दोनों का अलंकरण मिक्स होता है, देखो जब उनकी विशेषताएं मिक्स होती है तो उसको तो अपन कहेंगे जो इंडो इस्लामिक शैली। लेकिन जब ऑर्नामेंटेशन जब मिक्स होता है उसको बोलते हैं अरबस्क। उसको क्या बोलते हैं? अरबस्क। अब अपन देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापत्य कला, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किन किन इमारतों का निर्माण हुआ? तो वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना, ये स्लाइड थोड़ी अलग अलग सी है। तो बिल्कुल पहले मुझे ऐसा लगा कि स्लाइड में कुछ ऐसे थोड़ी सी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा खुला खुला करवाया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान जो है ना बना, वो थी सबसे पहले नवंबर पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसकी विशेषताएं देख लो। सल्तनत काल की प्रथम इमारत है, सल्तनत काल की प्रथम इमारत प्लस प्रथम मस्जिद, ठीक है। गुप्त काल का लौह स्तंभ इस मस्जिद के अंदर स्थित है। इसके निर्माण हेतु 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। कुछ फोटोज, ये जो फोटो है हम लोगों ने देखा कि ये वो आयरन पिलर है। इसके ऊपर जो किसी जमाने के अंदर सब है ना वो था गरुड़, फिर पता नहीं या तो कोई ले गया या फिर गरुड़ उड़ गया होगा। चलो, अरे उड़ गया केवल मजाक है ना। उसके बाद में ये एक्चुअली उसी मॉस्क का एक और फोटो ऐड किया है। तो ये आप देख लो, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। लेकिन ये आप पिलर, इसको आप थोड़ा सा यूं देखेंगे चौड़ा करके, तो ये सारे पिलर जो है वो हिंदू मंदिरों से तोड़ तोड़ के लाए हुए हैं और ऊपर एक ऐसी डोम बना दिया गया है। ये कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में क्या क्या बातें करनी है वो अपन लिख ही लेंगे। ये भी कुतुब मीनार का, आप कभी दिल्ली जाओ तो कुतुब मीनार जो है वो इस एंगल से आप लोग फोटो जरूर खींचना, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे गेट बने हुए हैं ऐसे 3 छोटे छोटे और बीच में एक बड़ा सा गेट है। इन गेट के बीच में से जो है ये कुतुब मीनार बहुत ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव दिखती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर में स्थित है। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इमेज एक बार फ्रंट से लिए वापस। उसके बाद में अपन बात करते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के अंदर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। तो ये इसके शासनकाल में बनी हुई प्रथम इमारत है, मतलब सब इल्तुतमिश के शासनकाल में ना, ओवरऑल नहीं। तो इससे अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया। इसका बेटा था नासिरुद्दीन, उसकी मृत्यु हो गई तो सब इसका निर्माण करवाया। भारत का प्रथम मकबरा है, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? मकबरों का जन्मदाता, फादर ऑफ टूम।
इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये सुल्तान गडी का मकबरा है। एक्चुअली इसके अंदर वो अंदर जाने के लिए सब्सिडियां भी है और अंदर उसकी कब्र है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो पूरा करवाया था, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन काल तक केवल 2 ही फ्लोर है ना बनवा पाया था। ये जो है साहब, ये है इल्तुतमिश का मकबरा और ये स्क्रिच शैली के अंदर बना हुआ है। बस एक सिंपल सा फैक्ट है। कंदक बावड़ी आप लोगों ने मूवीज में कई बार देखी है। अतारकीन का दरवाजा ये सब नागौर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में कराया गया। और भी अपन इनके बारे में पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे सूफीज्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इसने जामा मस्जिद और ईदगाह मस्जिद बदायूं के अंदर स्थित है, उनका निर्माण भी इसने करवाया था। यह है बलबन का मकबरा, बहुत ही बुरी सी अवस्था के अंदर है। लाल महल, तो ये इन दोनों का निर्माण जो है वो बलबन के द्वारा करवाया गया। तो बलबन ने अपने खुद के मकबरा अपने मतलब उसने खुद नहीं बना दिया था, क्योंकि उसको सब है ना पता था कि लारा टाबर जो है नाजोगा है, टाबरों से बनेगा नहीं, इसलिए अपन तो खुद ही बनाओ ताकि कम से कम मरेंगे जब कोई न कोई वहां पे ले जाके दफना तो देगा। लेकिन एक्चुअली इसने अपना खुद का मकबरा इतना ज्यादा अच्छा बनाया नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल खंडर टाइप से है, वरना इस काल के बाकी वाले मकबरे ठीक है। ये लाल महल है, ये भी पूरा सब बिखर गया है। ये सारी इमारतें दिल्ली के अंदर है। यदि कोई भी इमारत दिल्ली से बाहर है तो उसको अपन मेंशन करेंगे कि ये सब, जैसे अतारकीन का दरवाजा नागौर में स्थित है, अपन लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। जामा मस्जिद और ईदगाह मस्जिद वो सब बदायूं के अंदर स्थित है, अपन लोगों ने मेंशन किया। यदि कहीं पर मेंशन नहीं है तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि ये दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर आप कभी घूमने जाओ, ठीक है, तो दिल्ली में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स है जिसकी हद ही नहीं है, छोटे बड़े, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी तो अपन बात करते हैं यहां से। खिलजी वंश, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, खिलजी वंश। तो खिलजी कालीन इमारतों की यदि अपन बात करें, आप खुद ही यदि कभी दिल्ली जाओ तो आप इमारत देखना, एक गुलाम वंश के समय की इमारतें देखना जो खंडर नुमा टाइप से है, खंडर भी नहीं है तो भी कोई ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें खिलजी काल की इमारतें, तो खिलजी काल की इमारतों के ऊपर उन्होंने ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तो आप उनका ये ऑर्नामेंटेशन देख के आपको लग जाता है कि हाँ यार इनके पास पैसे थे, क्योंकि मतलब कहते हैं ना हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मतलब पैया ने भूंडो नहीं हुआ वे, मतलब आदमी के पास जब पैसे आते हैं ना तब वो घर के अंदर महंगी महंगी पेंटिंग्स लाता है, महंगा फर्नीचर लाता है, ठीक है, चारों तरफ महंगे महंगे वाज जो है ना गमले सब है ना रखता है। तो आदमी जब कोई भी गेस्ट आता है तो गेस्ट घर के अंदर घुसते ही फर्नीचर, पेंटिंग्स और बाकी वाला सामान देख के अनुमान लगा देता है कि साहब ये जो आदमी इसकी हैसियत क्या है, होता है ना। वरना आप कभी यूं ही कोई मेरे जैसे आदमी घर पे आओ तो देखो अंदर ड्राइंग रूम के अंदर सैलों की कुर्सियां पड़ी है और दीवारों के ऊपर साहब है ना वो जो देवी देवताओं के पोस्टर चिपकाए हुए हैं, वो भी कौन से जो है ना जो अखबारों में फ्री में आते हैं। तो फिर आपको लग जाता है अच्छा सर के डेरे गोड़ ही है, कोई ज्यादा है नहीं। चलो, तो ये इस काल की जो है कुछ विशेषताएं हैं, तो अपन देखेंगे कि खिलजी कालीन इमारतों में अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया गया है। यह खिलजी शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन वर्क स्लैश ऑर्नामेंटेशन हैव बीन डन इन द खिलजी एरा बिल्डिंग्स विच इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द खिलजी रूलर्स। तो इससे पता लगता है कि सब उनके पास, यदि आपके मेंस के अंदर ये सवाल आता है कि खिलजी कालीन स्थापत्य कला के ऊपर एक लेख लिखिए, एक आर्टिकल लिखना है आपको, या फिर केवल इतना सही आएगा खिलजी कालीन स्थापत्य कला, तो आपको ये वाली लाइन लिखना जरूरी है, सब नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सब अलाउद्दीन खिलजी, एक्चुअली जलालुद्दीन खिलजी ने किसी चीज का निर्माण करवाया भी नहीं था, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित कुछ भी नहीं है, बस केवल अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी में अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो इसने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम था नवनगर। एक्चुअली इसका नाम बाद में इतिहासकारों ने रख दिया है। एक्चुअली इसने जहां पे इसके सब जो भी लोग थे जहां पे सेटल हुए, तो सब वो ऑलरेडी कहते थे कि भाई वो एक ओल्ड नगर है, मतलब है ना ओल्ड सिटी है, ये चूंकि नया है इसलिए इसका नाम रख देते हैं नवनगर। तो दिल्ली के प्रोनाउंसिएशन में इसको उस जमाने के अंदर नवनगर बोलते थे या फिर नौ नगर बोलते थे। अब इस नवनगर या नौ नगर के अंदर इसने एक फोर्ट का निर्माण करवाया और उस फोर्ट का नाम है सीरी फोर्ट, ठीक है। तो ये एक सीरी फोर्ट का फोटो आप देख लो, तो इस सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। हालांकि ये जो सीरी फोर्ट का मतलब एंट्रेंस है, इस साइड सीरी फोर्ट थोड़ा सा है। फिर इसी सीरी फोर्ट के अंदर इसने जो है, मैं एक बार ऐसा करता हूं आपको ऐसे बता ही देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा।
अपन जब इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की इसकी बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि इसने नवनगर बसाया, फिर इसने सेकंड नंबर जो है वो सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। तो ये नवनगर तो पूरी पूरी जनता के लिए था, सीरी फोर्ट आर्मी के लिए था। फिर इसने खुद के रहने के लिए एक मकान बनाया और उसका नाम एक्चुअली लोगों ने रखा था हजार सितुन का महल। सितुन का मतलब होता है स्तंभ, पिलर्स। तो एक ऐसा जो पैलेस था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास पिलर्स थे, इसलिए लोग कहते थे हजार है ना सितुन का महल। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको यूं सुनने में आएगा कि वो एक ऐसे महल में रहता था जिसके अंदर 1000 के आसपास पिलर थे। तो हजार सितुन का महल, हजार सितुन का महल। इसके अलावा फिर इसने था, अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी था। दिल्ली में उस जमाने में क्या तो पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है, हालांकि तुलनात्मक रूप से दिल्ली बड़ा था, लेकिन फिर भी वो यूं कहता था अलाउद्दीन खिलजी कि यार वीकडेज में तो यहाँ पे रह लो, लेकिन वीकेंड के लिए एक अपन थोड़ा सा अच्छा सा एक है ना स्विमिंग पूल वगैरह होना चाहिए, ताकि अपन स्विमिंग पूल पे जाएंगे, वो भी आउटसाइड दिल्ली से बाहर थोड़ा सा अलग से, ठीक है। तो स्विमिंग पूल वगैरह वहां पे जाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है, थोड़ा यूं मौज वॉज वो नहीं करते आजकल जैसे यूथ करती है, पूल पार्टी। मेरे को कभी समझ में नहीं आया पूल पार्टी होता क्या है। खैर, पर इसने अपने खुद के लिए एंजॉयमेंट के लिए एक जगह का निर्माण करवाया, उसका नाम रखा हौज खास। हौज मतलब वही मतलब है ना पानी का हौदा, ठीक है, हौज खास, ये खास है। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कोएक्सीडेंटली उस जमाने में अलाउद्दीन खिलजी वीकेंड मनाने के लिए हौज खास जाता था, और आज भी दिल्ली के अधिकतर लोग जो है वो है ना सब पार्टी वार्टी या वीकेंड मनाने के लिए हौज खास ही जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हौज खास वाला इलाका है वहां पे खूब सारे पब, डिस्को, बार वगैरह सब कुछ ही है, ठीक है। तो सब इसने एक हौज खास का निर्माण करवाया। वर्तमान में तो ये बहुत ही बुरी अवस्था के अंदर है। इसके अलावा अपन आगे बात करें, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने एक्चुअली जब कुतुब मीनार को देखा तो कुतुब मीनार को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने कहा यार क्या इमारत बनाई है, तो अपन भी ऐसे कैसे इमारत बनाएंगे, ऐसे कैसे एक मीनार बनाएंगे, लेकिन अपनी वाली इमारत मतलब है ना जो भी मीनार होगी वो इससे दुगनी लंबी होनी चाहिए, डबल, ठीक है, नीचे से बेस भी पूरा का पूरा दुगना और जो हाइट है वो भी पूरी पूरी दुगना। तो सब इसने एक मीनार का निर्माण आरंभ करवाया और उसका नाम था अलाई मीनार। हालांकि अलाई मीनार का भी अपन फोटो देखेंगे, अलाई मीनार का कभी निर्माण पूर्ण हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने काम तो स्टार्ट करवा दिया, वो थोड़ी बहुत बन भी गई, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अब सब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में इसका निर्माण कौन करवाए पूरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सब आरंभ करवाया तो सब उसकी भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसका निर्माण पूरा करवा दिया। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी जो है ना मुबारक भाई थे, और मुबारक भाई के पास खूब सारे काम होते थे। मुबारक भाई महिलाओं कपड़े पहन के आते थे, नंगे होके भागते थे साहबाना दरबार के अंदर, अपने आप को खलीफा घोषित करते थे। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि सब इसका निर्माण पूर्ण करवाएं, तो ये अपूर्ण बिल्डिंग है, अभी अपन देखेंगे। फिर इसने एक अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। एक्चुअली प्लानिंग तो 4 दरवाजों की थी, अभी अपन वो सब अलाई दरवाजा देखेंगे। इसने कहा कि यहाँ पे ये जो है वो जो सब हो जाएगी है ना मीनार, और यहाँ पे होंगे 4 दरवाजे चारों डायरेक्शन में, और इतनी बड़ी तो मीनार और चारों तरफ ये ऐसे। हालांकि एक ही दरवाजा बन पाया, ठीक है, इसलिए ये एक ही दरवाजा है वर्तमान में, तीनों का काम कभी आरंभ हुआ ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि ये दरवाजा एक जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के जीवित रहते हुए सब है ना बन गया, वरना ये भी बाद में सब अधूरा ही रहता। तो ये है एक जो अलाई मीनार, ठीक है, अलाई दरवाजा। तो ये कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। एक इसके समय एक सब मस्जिद बनी थी जिसका नाम था जमात खाना मस्जिद, ठीक, तो उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जो अपन देखते हैं अभी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, नवनगर या नौनगर, सीरी फोर्ट। तो ये आप सीक्वेंस ध्यान रखना कि अपने यदि एग्जाम के अंदर आता है कि खिलजी कालीन स्थापत्य कला शैली पर जो आप है ना टिप्पणी करो या नोट्स लिखो, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कई करते हैं, ये है ना सारा लिख लेते हैं कि सब नवनगर का निर्माण, सीरी फोर्ट का निर्माण, हजार सितुन महल का निर्माण, हौज खास का निर्माण, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, और फिर लास्ट में उनके ये जैसे कि मान लिया नंबर आएगा 5 का, 5 नंबर का सवाल आता है, लास्ट में उसको नंबर मिलते हैं 2,
तो बड़ा नाराज सा होके आता है स्टूडेंट कहता है सर आपने इतना लिखवाया था और हमने सारे के सारे लिखे और सीक्वेंस वाइज लिखे, फिर भी मतलब नंबर दिए ही नहीं। और तो अलाउद्दीन खिलजी की या खिलजी काल की स्थापत्य कला आई है, इसका मतलब आप सबसे पहले स्थापत्य कला की विशेषताएं बताओगे जो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी है कि सब सल्तनत काल के अंदर इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ और इंडो इस्लामिक शैली के अंदर ये विशेषताएं हिंदू शैली की थी, ये विशेषताएं सब मुस्लिम शैली की थी, ये आपस में मिक्स हो गई थी, इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली। और इसी इंडो इस्लामिक शैली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने इनका निर्माण करवाया, तब जाके नंबर आएंगे आपके लेना 3.5 या 4। कोई कॉपी चेक करने वाला दिलदार हुआ मेरे जैसा तो दे देगा 4, कोई हुआ कंजूस, ठीक है, तो वो देगा 3.5 नंबर। चलो तो नवनगर, उसके बाद में सीरी फोर्ट सेकंड नंबर, थर्ड नंबर अपन देखते हैं हजार सितुन का महल, और फोर्थ नंबर जो है वो हौज खास। तो ये सब हौज खास है। इसके यहाँ पे नीचे वो जो पूरा एक स्विमिंग पूल टाइप से बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का पानी यहाँ पे इस तरफ पूरा, और ये वैसे गेस्ट, ये है अलय मीनार। मैंने कहा कि उसने साहब वो महत्वाकांक्षी था, वो चाहता था कि कुतुब मीनार से सब है ना वो जो डबल हो, लेकिन इतनी बन पाई और अभी वर्तमान में इस अवस्था के अंदर है, खंडर है बिल्कुल। तो इसका निर्माण जो है यहीं तक बन पाया था। फिर सब अलाई दरवाजा, तो ये एक दरवाजा है एक्चुअली अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे की एक विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न आया हुआ है कई बार यूपीएससी के अंदर कि सल्तनत काल के अंदर ऐसी कौन सी इमारत है, ठीक है, जिसमें शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो गुंबद बना हुआ है, तो वो है अलाई दरवाजा। इससे पहले गुंबद तो बने लेकिन इतने अच्छे थे नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां वमियां रहती थी, वरना ये जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच जो है उसके अनुसार बना हुआ है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भाई साइंटिफिक है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित प्रथम गुंबद, द फर्स्ट टोम बिल्ड फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो साइंटिफिक इसमें पूरी अप्रोच थी। मतलब इस समय जो है तो आप देखो एक अच्छा गुंबद बनाने के अंदर गुलाम वंश के अंदर एक कोई भी अच्छा गुंबद बना ही नहीं, सब कोई टेढ़े मेढ़े है ना, सब में कुछ न कुछ कमियां होती थी। फिर खिलजी वंश आरंभ हुआ, तो आप देख लो, आप गुलाम वंश आरंभ हुआ है 1206 में, और जब खिलजी वंश में ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय मतलब बनाए, पूरे 100 साल लग गए एक अच्छा गुंबद बनाने में, एकदम बिल्कुल परफेक्टनेस आने में। और आरंभ के सब है ना गुंबद तो ऐसे ऐसे थे कि मैं क्या ही बताऊं आपको कि भारतीय कारीगरों का कॉन्फिडेंस है ना वो 7वें आसमान पे रहता है। ये तो आप लोगों को पता ही, आप में से जिसने कभी भी किसी कारीगर से कार्य करवाया हुआ उसको पता है कि उन लोग सब कॉन्फिडेंस इतना झलकता है। तो वो यूं हर बात आप कुछ ही कहो तो वो हर बात में कहेगा हाँ बना दूंगा, अरे बहुत अच्छा बना दूंगा, और वो अपनी इतनी प्रशंसा कर लेता है, अपने को ऐसा लगता है कि यार सबसे अच्छा कारीगर और ठेकेदार तो मेरे पास ही है, पता नहीं क्या ही मतलब बनाएगा। तो वो भारतीय कारीगर कभी बात तो पूरी सुनते ही नहीं है। तो भारतीय कारीगरों को तो आप गांव का कोई भी कारीगर और उसको तो आप बोल दो कि भाई ये देख पास में एक प्लॉट पड़ा है और यहाँ पे एक्चुअली बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनानी है, तो वो बना दूंगा। अरे कैसे बना देगा यार, अरे कि भाई साहब बना दूंगा, अरे तेरे को पता है बुर्ज खलीफा क्या है, कि ये तो मुझे पता नहीं बुर्ज खलीफा क्या है, पर आपने कहा बनानी है मतलब बना दूंगा। तो ये उनका सब है ना कॉन्फिडेंस है, जबकि एक कमरा भी सब ढंग से बनता नहीं है कई कारीगरों से। तो खैर तो वो तो भारतीय कारीगरों को जो है आरंभ के अंदर जब सब सुल्तान या सुल्तान के लोगों ने कहा कि देख भाई गुंबद बनाना है, डोम बनाना है, वो बना देंगे। उन्होंने पूछा अरे अरे होता कैसा है पता है कि नहीं, वो तो पता नहीं है पर बना देंगे। तो कहा चल ठीक है सब बना दे। तो सब बनाना कैसे है, तो देख ये जैसे है, तो यहां पे एक्चुअली ऊपर जो है ना ऐसे एक गुंबद बनाना है। भारतीय कारीगर बस इतनी सी बात है, यूं दुख दे रहे थे आप यार, कह रहे थे कि ये है वो है। भारतीय ने हाँ बना देंगे। सुल्तान आया, ठीक है, सुल्तान ने जैसे ही देखा, तो सुल्तान ने जैसे इसको देखा बाहर से गुंबद को तो फैन हो गया। उन्होंने कहा यार क्या बात है, मतलब तुम्हारी कारीगरी का कोई जवाब नहीं है, मतलब एक ही यार मतलब इतना शानदार बनाया। भारतीय कारीगरों ने हमने कहा था ना सर बना देंगे, आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो वो सुल्तान ने कहा नहीं एक्चुअली इतना परफेक्ट भी नहीं है, पर एक्चुअली ये तुम्हारे हाथ का पहला है, उस हिसाब से अच्छा है। हालांकि इसमें कमियां हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है पर तुम एक दो बनाओगे ना तो फिर तुम परफेक्ट भी बना दोगे। तो भारतीय कारीगर में यही तो बात है हमारी यही तो जो है हमारी खासियत है। तो ऐसे करके
सुल्तान जैसे ही अंदर आया तो उसका चेहरा है ना एकदम से लटक गया। उसने कहा ये क्या बनाया है? तो भारतीय कारीगरों ने कहा वही जो आप कहते रहते हो ना कि भाई बढ़ाना है बढ़ाना है। एक्चुअली भारतीयों ने क्या किया, अंदर से छत तो ऐसी बना दी, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे मिट्टी विट्टी डाल के उसके ऊपर गारा वारा करके सब ऐसा गुंबद बना दिया। तो अब आप अंदर से देखो तो ऐसा ही दिखे। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं होता है मूर्खों, अंदर से ही खुला होता है। भारतीयों का अच्छा ऐसा है क्या? आप कभी दिल्ली जाओ, कुतुब मीनार देखना, तो कुतुब मीनार के आसपास खूब सारे गुंबद बने हैं, वो सारे ऐसे कैसे हैं? नीचे से जो फ्लैट है, ठीक है, और ऊपर ऐसे गुंबद टाइप से बनाए हुए हैं। तो वो भारतीयों का अच्छा ऐसा होता है कि आपने एक्चुअली समझा ही नहीं, क्योंकि भारतीय कारीगर देखो कभी अपनी गलती मानता नहीं है। 3 लोग हैं जिनको आप कभी समझा नहीं सकते, ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कारीगर, वकील और मास्टर, मैं तो खुद ही मास्टर हूं खैर, ठीक है, पर मैं वो जो है ना प्राइवेट वाला मास्टर हूं। इन तीनों को आप कितना भी समझाने का प्रयास करो, ये पहले से अपने लेवल पे समझे हुए होते हैं। आप भले कुछ ही कह दो लेकिन हाँ बस ये, चलो आप में से कोई टीचर हो और कोई वकील हो तो प्लीज बुरा मत मानना, या फिर हो सकता है आपके पापा बड़े भैया वगैरह, ये केवल एक मजाक की बात है, फन है केवल। खैर, तो भारतीय कारीगर चलो तो साहब नेक्स्ट टाइम अच्छा वाला बना देंगे। फिर उन्होंने अच्छे बनाने स्टार्ट किए। तो भारतीय कारीगर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे नहीं पर बहुत सारे अच्छे होते, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर यहां एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, यहां दिमाग तो चल रहा था सुल्तानों का और हाथ चल रहे थे भारतीय कारीगरों के। और हमेशा ऐसा होता है कि जब दिमाग किसी अलग व्यक्ति का चले और हाथ किसी अलग व्यक्ति के चले तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ होती होती है। तो यही कारण था यहां पे आरंभ के अंदर गड़बड़ होने का। लेकिन ये जो है सब अलाई दरवाजा, इसके अंदर डोम जो है वो बहुत परफेक्ट एकदम, ठीक है, बना, और अंदर से तो ये और भी ज्यादा सुंदर है। ये कुतुब मीनार के जस्ट पास में है, ये पूरा एक कुतुब कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में अपन जमात खाना मस्जिद, तो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत, ये वो एक्चुअली मस्जिद है जहां पर शुद्ध प्योर स्टाइल के अंदर तो मेहराब बना, वरना इससे पहले भी जितनी भी मेहराब वगैरह होती थी उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ कहीं न कहीं होती थी। लेकिन इसके अंदर जो प्योर इस्लामिक शैली के अंदर तो मेहराब बना, उसी स्टाइल के अंदर यहाँ पे जो सब है वो है ना, ये जो गुंबद बना, इसलिए कहते हैं कि शुद्ध इस्लामी शैली के अंदर निर्मित प्रथम जो है वो मस्जिद है, मॉस्क है एक प्रॉपर। तो ये उसके बाद में अपन बात करते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी देखो आप लोगों को लग रहा होगा इतना निकम्मा था, कई किया होगा, नहीं किया उसने भी, हालांकि वो उसके अकाउंट में जाता है जब उसने खुद ने कुछ नहीं किया। उसकी आर्मी एक बार कहीं से निकल रही थी तो अपने भरतपुर के पास एक बयाना है, बयाना के अंदर एक है ना उषा मंदिर है। तो इन लोगों ने क्या किया, उषा मंदिर के एक हिस्से को तोड़ के उसको जो है वो थोड़ा बहुत तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसको है मॉस्क के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि मुबारक खिलजी ने जो है वो ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये ऊखा मस्जिद भी बोलते हैं इसको, और इसको है ना वो सब है ना उषा मतलब है ना उषा मस्जिद भी बोलते हैं। इसका प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आएगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, हालांकि इसने खुद ने कुछ नहीं किया, जो कि इसकी आर्मी ने किया। वो भी पहले से मंदिर बना हुआ था, उसको थोड़ा तोड़ा और वहां पे थोड़े कुछ है ना चेंजेस किए। वो तो यहाँ के जो भी भरतपुर के बयाना के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मतलब मुझे यूं है ना मतलब वो जो बताते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों पास में ही है। तो इसका नाम है वैसे उषा ही था, पर इन्होंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना ऊखा और उषा दोनों है इसका नाम, ठीक है। तो ये मुबारक खिलजी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश की स्थापत्य कला। तुगलक वंश की स्थापत्य कला, अब तुगलक वंश की स्थापत्य कला के अंदर अपन देखेंगे ये खिलजियों के बिल्कुल उल्टा लिखना है अपने को, क्योंकि तुगलक शासकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए तुगलक शासकों ने क्या किया, ऑर्नामेंटेशन पे बिल्कुल फोकस किया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऑर्नामेंटेशन पे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अपन तो केवल मजबूत इमारतें बनाएंगे बस। तो हालांकि इन्होंने मजबूत इमारतों पर बल दिया और ऑर्नामेंटेशन पर पैसा खर्च नहीं करने का मुख्य कारण यही था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। क्योंकि तुगलक साहब जब है ना सत्ता में आए थे उससे पहले ही मैंने आपको बताया था, वो एक तो वो साहब निजामुद्दीन औलिया वाला किस्सा, 5 लाख चांदी के टंगे उनको दिए थे, उन्होंने वापस दिए नहीं। इसके अलावा बाकी वाला पैसा था उसकी भी साहब है ना रिकवरी पूरी हुई नहीं।
फिर थोड़ा बहुत इनकम हुई तो उसके बाद में ऐसा वो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, वो सन की साइको लेकिन सबसे इंटेलिजेंट शासक, उसके सारे जो है सब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे सारे फ्लॉप हो गए। तो उसके अंदर खूब सारा पैसा सब खर्च हो गया, तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कोई ऑर्नामेंटेशन वगैरह नहीं है, अपने सिंपल सी इमारत बनाओ, बस एक बात का ध्यान रहे मजबूत होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो अपन जब तुगलक वंश की स्थापत्य कला की बात करते हैं तब अपन लिखते हैं इस काल की इमारतों में मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया। मोर अटेंशन ऑन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस एराज बिल्डिंग। इन इमारतों पर अलंकरण का अभाव है। देयर इज लेक ऑफ ऑर्नामेंटेशन। फिर इसके नीचे हालांकि लिखा हुआ नहीं है पर आप लोग लिखना, यह तुगलक शासकों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, विच इंडिकेट्स द बैड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ तुगलक रूलर्स, जो उनकी खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो आप जब स्थापत्य कला पढ़ो और तो जब एक एक शासक को जब आप जब पढ़ो तो एक बार अपना वीडियो पॉज करके उसके बारे में सारे फैक्ट्स याद करना कि हाँ गयासुद्दीन तुगलक, उसके क्या क्या फैक्ट्स अपने को याद है। तो फिर अपन कहेंगे कि उसने लैंड रेवेन्यू टैक्स घटाया 1/10 कर दिया, ठीक है। सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने नहर का निर्माण करवाया। इसकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है उसको रश्म मियामी बोलते हैं, रश्म बस ये। और फिर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हो गया था, ठीक है। और बाद में जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, एक लकड़ी के महल में दबकर, सब जिसका निर्माण इसके खुद के बेटे जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और इब्न बतूता कहता है कि ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, ठीक है। जबकि बाकी वाले हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, कि ये केवल एक दुर्घटना थी, इससे अधिक और कुछ भी नहीं था। तो गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं मैं आपको कि गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी मौत को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। इतना पॉजिटिव व्यक्ति बहुत कम देखे गए हैं इतिहास के अंदर, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा पॉजिटिव था मौत को लेकर कि लोग इसको भी साइको ही कहते थे, ये भी यार सनकी है। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक कहीं पर भी जाता था एक्चुअली हमेशा युद्ध के मैदान में रहता था, इसलिए इसको डर भी रहता था कि कहीं मरा नहीं जाए कहीं। तो ये जहां कहीं पर भी जाता था तो लोग इसको जब वेलकम करते, रिसीव करने के बाद में कहते, लो सर चलो आप इस तरफ, आपको आपका टेंट दिखाते हैं। अब क्योंकि युद्ध के मैदान में टेंट में रहते थे ये लोग, कि आपको आपका टेंट दिखाते हैं। तब गयासुद्दीन तुगलक कहता नहीं, टेंट बाद में, पहले तो ये बात बताओ, यदि मैं यहां पे मर गया तो तुम लोग मेरे को दफनाओगे कहां पे। तो लोग हक्के बक्के होते थे इसकी बातें सुन के, और लोग मन ही मन सोचते थे यार पागल है क्या ये। और होता भी है कि भी अपने घर पे कोई भी गेस्ट आए, अपन गेस्ट को थोड़ी देर बिठा के फिर कहें लो चलो सर आपको आपका रूम दिखाता हूं, और वो गेस्ट एकदम से आपको शॉक दे दे और कहे कि नहीं रूम बाद में, पहले तो ये बताओ कि यदि मैं यहाँ पे मर गया तो तुम लोग मेरे को जलाओगे कहां पे, शमशान घाट दिखा के लेके आओ मेरे को। तो अपने को ही लगे ना यार पागल ही है यार ये तो क्या है। तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसी हरकतें करता था, जहां कहीं पर भी जाता था वहां पे एक कोई पॉइंट डिसाइड करता था और वो घूमता था इधर उधर, और फिर कहता था देखो ये जो यहाँ पे मुझे आना साहब तुम लोग है ना सब दफनाना, क्योंकि बॉडी को सब दिल्ली लाना या जहां कहीं पे भी रहते थे ये लोग वहां पे ले जाना पॉसिबल नहीं होता था उस जमाने के अंदर, क्योंकि बर्फ होती नहीं थी, आइस बॉक्स होते नहीं थे, तो बॉडी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, इसलिए जो भी व्यक्ति जहां कहीं पे भी मरता था उसको वहीं पे दफनाते थे। तो ये जहां कहीं पर भी जाता घूम फिर के अपने लिए एक बढ़िया लोकेशन देखता, और लोकेशन देखने के बाद में कहता यहाँ पे दफनाओ, है ना, दफनाना यदि मैं मर गया तो। लोग बेचारे, लोगों को लगता था थोड़ा है तो चुकोड़ो ही जे, पर फिर भी लोग यूं कहते थे हाँ ठीक है सर अब आप आ जाओ, अब तो टेंट देख लो। तो कहता हाँ अब मैं टेंट देखूंगा। तो गयासुद्दीन तुगलक इस मामले में प्रसिद्धि था। तो वो तो एक बार कहीं ये बंगाल की तरफ जा रहा था, और बंगाल की तरफ जाते समय इसने क्या हुआ कि एक शानदार वाला एक कोई है ना तालाब देखा। इसने कहा कितना बड़ा तालाब है, तो ये वहां पास में गया तो पता चला तालाब के बीचों बीच एक टापू है, और उस टापू के तक जाने के लिए रास्ता भी है। तो सब इसने कहा यार क्या सुंदर लोकेशन है। बाकी वाले सारे, क्योंकि आसपास खूब सारी ग्रीनरी, फूल वगैरह, पशु पक्षी, तो वो बाकी वाले लोग जो उसके साथ थे उन्होंने भी कहा सर लोकेशन तो यार क्या बात है। तो मान ही लो कि साहब इस प्रकार का कोई तालाब था, ठीक है, अंदर जाने के लिए इस प्रकार सा कोई उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, और उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, यहाँ पे एक जो है उबड़ खाबड़ सा मतलब सब ऐसा कोई टापू टाइप से है ना, वो सब बना हुआ था। तो ये वहां गया, तो वो बाकी वाले लोग तो इसकी प्रशंसा करे, और गयासुद्दीन तुगलक उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा क्या
तालाब है यार, प्रकृति का तो कोई जवाब भी नहीं। तो साथ वालों का हाँ साहब बिल्कुल सही बात है यार, कोई आदमी मरे और उसको यहाँ पे दफनाया ना, तो साथ वालों का रहे यार यहाँ पे भी वापस मरने की बातें। तो उसने करने को नहीं, पर यार तुम लोग एक बार सोचो, यदि कोई आदमी यहाँ पे मरे और उसको यहाँ पे दफनाया जाए इतनी सुंदर लोकेशन के अंदर, तो यार मरने का ही आनंद आ जाए लोगों का। यार प्लीज सर ऐसी बातें मत करो। इसने इसमें देख, इसमें क्या, मरना तो एक दिन सबको ही है। फिर उसने वहां पे जो, ठीक है, वहां पे उसने कहा अपने लोगों से इसको तालाब को थोड़ा सही करो, फॉर्म में लाओ, और फॉर्म में लाने के बाद में ये जो टापू है इसको बिल्कुल यूं शेप दो, आकार दो, और है ना पूरा का पूरा, और फिर इसके बीचों बीच एक मकबरा बनाओ। लोगों ने कहा ठीक है साहब, अब सुल्तान कहे वहीं, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है बना देंगे, और क्या। तो सब बन भी गया मकबरा, हालांकि वो मतलब बाद में तो बिखेर दिया गया था। अच्छा मकबरा बन भी गया। अब मकबरा बन गया तो सब इसको इन्फॉर्म किया कि मकबरा बन गया। तो इसने कहा अच्छा, तो ये मकबरा देखने गया। मकबरा देखने गया तो इसने वहां पे इधर उधर घुमा कर, यार ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा ऑर्नामेंटेशन वगैरह करवाएंगे बाद में, अभी तो ये ठीक है। ऐसा करो यहाँ पे कब्र भी खोद लो हाथों हाथ। तो लोगों ने कहा यार इतो कितो पागल है, मतलब इतना भी कैसा पागल है। तो इसने कहा नहीं है ना, कब्र खोदो, अपन कब्र खोद देंगे, उसके अंदर सोकर ट्रायल लेंगे, और ट्रायल लेने के बाद में फिर इसको एक्चुअली पत्थरों से ढक देंगे। तब लोगों को लगता था कि इसका बेटा तो साइको है ही, वो एक्चुअली इसके अंदर ये गुण जो सब मतलब यहीं से आया था। तो कहा ठीक है साहब, अब इन्हें कब्र वब्र खोद दी। कब्र वब्र खोदने के बाद में कब्र में जाके ये लेट गया। लेट के उसने ट्रायल लिया आराम से। ट्रायल लिए तो लोग आपस में यूं सब इशारा ही कर रहे थे कि तो अब तो इसका दिमाग पूरा ही चूक गया है। ये आया बाहर, बाहर आके इसने वो जो लोगों से कहा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा ना, पर इसमें अजीब क्या है यार, भाई अपन एक शर्ट भी खरीदते हैं तो भी ट्रायल लेते हैं ना कि लूज है टाइट है, तो ये तो कब्र है यार। क्या है कि हिंदू लोग तो जो है वो सब है ना पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जब इस्लाम के अंदर ये तो खुद ही कहता था कि कयामत आएगी, कयामत के दिन सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में अल्लाह आएंगे और वो अल्लाह एक एक सब व्यक्ति से है ना सब है ना वो जो है ना हिसाब लेगा। तो ये गैसुद्दीन के एक तो पता नहीं कयामत कब आएगी, फिर उसके बाद में जब सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। इसलिए कम से कम रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए ना, मतलब मरने के बाद में सोने वाला स्थान। तभी तो लिखते हैं रेस्ट इन पीस, RIP, ठीक है। हालांकि जो जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उनके लिए जो है वो RIP लिखना है ना, रेस्ट इन पीस लिखना टेक्निकली सही नहीं है। खैर तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करता था गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन कालांतर के अंदर, ठीक है, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे चेंज हुए कि सब इसको दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आके अब ये वहां पे साहब इसने अधिकार भी कर लिया दिल्ली के ऊपर, ठीक है। खुसरो या खुसरो शाह की इसने हत्या कर दी, ठीक है, सब है ना तुर्कों की सहायता से। अब दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया तो उसके बाद में मतलब अब इसके दिमाग में एकदम से चिंता हुई। इसने कहा यार यहाँ पे मर गए तो अपना मकबरा कहाँ होगा। तो उसके बाद में इसे दिल्ली के आसपास लोकेशन ढूंढना आरंभ कर दिया, और इसने लोगों से कहा वो तो अब छोड़ो यार, वो बहुत दूर है और वहां तक तो कोई बॉडी को कोई आज ले जाया जाए और कोई काल ले जाया जाए। तो इसने कहा यही ढूंढते हैं। तो उसने आसपास खूब लोकेशन ढूंढी पर इसको कोई ढंग की लोकेशन मिली ही नहीं। फाइनली इसने कहा कि अब मतलब ऐसा करते हैं, वैसी लोकेशन बनाएंगे यहाँ पे, और सब और कोई चारा नहीं है। इसलिए इसने आर्टिफिशियल लेक बनाई एक, ठीक है ना, कृत्रिम झील बनाई। उस आर्टिफिशियल लेक के अंदर बिल्कुल एक टापू बनाया गया और उस टापू के ऊपर इसने अपना मकबरा बनाया। फिर भी ये ज्यादा इंप्रेस नहीं, साहब इसको ज्यादा अच्छी लगी नहीं। इसने कहा लोकेशन तो वही थी, वो एक्चुअली जो है वो है ना नेचुरल थी, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल है, पर फिर भी क्या इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। लोगों ने कहा हाँ साहब अब आपको जो भी ऐसा बनाना है वैसे आप बना दो। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। वो तो अपने घरों में नहीं होता है, अपने कभी जैसे यूं बोलते हैं भाई यार अरे यार मर गया तो ही अपने मम्मी वगैरह कहते हैं अरे चुप, मरने वाली बात नहीं करनी, मुंह के ऊपर मरने का नाम तो आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति जैसे मान लो ऐसी हरकत कर ले कि चलो भाई आज मतलब संडे की छुट्टी है, फ्री है, तो चलो आप मतलब पास का शमशान देख क्या जाए, इतना तो कर लेना, तो लोग उसको साइको घोषित कर दे, पूरा मतलब पागल है। और फिर आदमी वहां पे जाए, वहां पे जाके जैसे मान लो ये केवल एक मजाक है कि यहाँ पे कोई भी चीता वीता और तो वो आदमी कहे लो यार एक बार ट्रायल भी ले लें क्या, तब तो उसको लोग है ना सीधा पागल खाने ही भेज दे। तो खैर ये था गयासुद्दीन तुगलक। खैर इस पूरी कहानी के पीछे ज्यादा कोई ऐसा लॉजिक मतलब ऐसा कोई था नहीं, इंपोर्टेंस तो बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए अपन लोगों ने इसके बारे में यूं थोड़ा इतना सुन लिया। तो सब गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो सबसे पहले तो इसने जो है वो तुगलकाबाद फोर्ट,
हाँ, तो ये सबसे पहले स्थापत्य कला वाली आप जो लाइन है वो सब याद रखना। तो सबसे पहले इसने एक नगर बसाया। एक्चुअली ये भी अपने लोगों के साथ कहीं सेटल हो गया था, तो उसका नाम है तुगलकाबाद नगर। यदि आप दिल्ली जाते हो बाय ट्रेन, तो हालांकि उसमें दिल्ली के अंदर दो या तीन वो रूट है, तो एक रूट के ऊपर तुगलकाबाद आता है, बीच में स्टेशन है, ठीक है। तो एक वो दिल्ली का पार्ट ही है। इस तुगलकाबाद नगर के अंदर इसने तुगलकाबाद का किला बनाया, तुगलकाबाद का सब किला बनाया, लेना पूरा का पूरा। तुगलकाबाद का फोटो तो दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन है, अब जो तुगलकाबाद के किले के बारे में अपन बात करते हैं कि इसका अन्य नाम जो है छप्पन कोट है। एक्चुअली अपन यहाँ पे नहीं बोलते जैसे राजस्थान के कल्चर के अंदर, जैसे जयपुर में बोलते हैं है ना, वो सब है ना सांगानेरी गेट, ठीक है, या फिर जो है ना जोरावर सिंह गेट। दिल्ली में उसको कोट बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है वो इस किले को एक्चुअली छप्पन कोट बोलते हैं, क्योंकि 56 एंट्री या एग्जिट है इसके अंदर अलग अलग जगह पे। तो अदर नेम छप्पन कोट। इसे सलामी शैली में बनाया गया है, सलामी शैली में बनाया गया है, जो रोमन शैली से प्रभावित है, ठीक है। It has been built in the Salami style, which is influenced by the Roman style, such as sloping walls. ठीक है। तो एक्चुअली रोमन एम्पायर के अंदर सबसे पहले इस प्रकार से नगरों के है ना दीवारों के निर्माण हुए थे, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लेवल पे बोलते हैं सब, है ना रोमन स्टाइल या फिर है ना रोमन शैली। और अपने यहाँ पे अपने बोलते हैं इसको है ना सलामी शैली, पर अपन कहते हैं रोमन शैली से प्रभावित थी। क्या थी सब है ना वो जो रोमन शैली, एक्चुअली सब दीवार के ऊपर स्लॉप देते हैं कि है ना पहले के जमाने में युद्ध वगैरह ज्यादा होते थे, इसलिए डिफेंस के पर्पज से ये प्रयास करते थे कि दीवारें चौड़ी हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दीवारें चौड़ी चौड़ी बनाते थे। लेकिन रोमन एम्पायर के अंदर लोगों ने सबसे पहले कहा कि भाई चौड़ी दीवार तो होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर स्लॉप होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होगी दीवार, ताकि इससे होगा। पर ये ऊपर से भी इतनी चौड़ी होती थी कि ऊपर भी चार चार सैनिक साथ में घूमते थे, घोड़ों पे घूमते थे। तो नीचे जो भी दुश्मन खड़ा होता था उसको लगता था यार कि जब ये दीवार ऊपर से ही इतनी ज्यादा चौड़ी है कि साहब इसके ऊपर घोड़े भाग रहे हैं, तब तो ये नीचे से तो कितनी चौड़ी होगी, जबकि स्लॉप आपको साफ साफ दिखाई साहब है ना दिख रहा है। तो वो है ना उनको लगता था कि दीवार तोड़ने वाला फंडा तो है ना सफल है ही नहीं, गेट तोड़ो या फिर जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ो तो चढ़ो। दूसरा, अब उस जमाने के अंदर, ठीक है, वो स्लॉप के अंदर ये भी होता था कि लोग ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, जैसे आप लोगों ने खूब सारी वॉर मूवीज जो होती सब उसमें देखा होगा। तो ये जो स्लॉप वाली दीवारें होती थी उसके अंदर सीढ़ियों को ऊपर से धक्का देना आसान होता था, और वो सीढ़ियां स्लिप भी होती थी, तो इसका ये भी फायदा था। दूसरा, यहाँ पे जब चार चार घोड़े एक साथ में घूमते थे तो वो नीचे वाले लोगों को लगता था यार इसके ऊपर चढ़ भी गए तो करेंगे क्या। तो ये होती, बस यही है रोमन स्टाइल। तो अपने राजस्थान हिस्ट्री में अब मतलब अपने को बताया जाएगा कुंभलगढ़ का जो किला है ना वो भी इसी स्टाइल में बना हुआ है कि कुंभलगढ़ के किले का जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर जीप चलती है, इतना स्पेस है, और चार चार घोड़े एक साथ चलते हैं। अब वो सब जो है ना दुश्मन होता था वो देखता था यार अब तो इसको क्या ही जीतेंगे अपन। तो ये स्टाइल्स होती थी उस जमाने के अंदर डिफेंस की। तो ये बस यही है। तो इसे सलामी शैली में बनाया गया जो रोमन शैली से प्रभावित है, जैसे कि ढलवा दीवारें। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यह एक कृत्रिम झील में बना हुआ है। इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। एक्चुअली इसके ऊपर है ना वो आमलक और मतलब ये जो कलश है ये आप देख सकते हैं, ऊपर इसे कलश है और कलश के नीचे एक्चुअली आमलक है इसका बेस। तो ये एक्चुअली हिंदू शैली की विशेषता है दोनों ही, ठीक है। तो यह कृत्रिम झील में बना हुआ है, इस पर हिंदू है ना प्रभाव दिखाई देता है। इस पर कलश व आमलक बना हुआ है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसी को हिंदू स्टाइल अपन बोलते हैं। इट इज मेड इन एन आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। हिंदू इन्फ्लुएंस इज विजिबल ऑन दिस। कलश एंड आमलक हैव बीन मेड ऑन दिस। और ये जो सब कृत्रिम झील है और ये कृत्रिम झील के बीचों बीच ये मकबरा जो है सब बना हुआ है और जाने के लिए रास्ता भी है। फिर अपन बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का आप ध्यान रखना, तुगलकाबाद का किला, सबसे पहले तुगलकाबाद नगर, उसके बाद में तुगलकाबाद का किला, और थर्ड नंबर जो है वो है ना इसका खुद का मकबरा जो कृत्रिम झील में बना हुआ है और इसके ऊपर कलश और आमलक है। ये भी प्रश्न आता है कि सल्तनत काल के अंदर ऐसी कौन सी इमारत बनी है सब है ना मतलब वो जो है ना बनी है जिसके ऊपर हिंदू प्रभाव है, तब अपन कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा।
अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर, अरे सॉरी, जो है ना सेकंड नंबर रूलर मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक नगर बसाया जिसका नाम है जहांपना। ये सारे दिल्ली में ही है जहांपना। और जहांपना के अंदर इसने एक किला बनाया जिसका नाम इसने रखा था आदिलाबाद का किला, फोर्ट ऑफ आदिलाबाद। ये भी दिल्ली के अंदर ही है। तो ये आदिलाबाद का किला, ये बिल्कुल सब खंडर अवस्था में वर्तमान में। तुगलक काल की लगभग ज्यादातर मतलब इमारतें हैं वो है ना खंडर अवस्था के अंदर है, कुछ मस्जिद को छोड़ के। मस्जिद के अंदर तो लोग क्या वहां पे प्रे वगैरह करने जाते थे, इसलिए उनका तो मेंटेनेंस रह गया, और बाकी वाली इमारतें जो है वो पूरी पूरी खंडरों के अंदर तब्दील हो गई। यदि आप कोई भी मूवी देखते हो और दिल्ली के अंदर खंडर बताते हैं, ठीक है, तो वो आप याद रखना, ये वही है तुगलकाबाद का किला या फिर आदिलाबाद का किला वगैरह, यही है सारे सारे। जैसे मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, तो उसके अंदर जितने भी वो खंडर दिखाए हैं वो भी यहीं के हैं। तो सर अच्छी लोकेशन, कोई भी डायरेक्टर को लगता है कि भाई दिल्ली के आसपास खंडर वाली लोकेशन चाहिए तो ये अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ पे शूटिंग वूटिंग सब होती रहती है मूवीज की, और भी कई मूवीज के अंदर इसको बताते हैं। 12 खंबा इमारतें, 12 खंबा इमारतें, इसका निर्माण भी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि 12 एंट्रेंसेज है, एंट्रेंस या एग्जिट है, इसलिए इसको कहते हैं 12 खंबे है, ठीक है। तो 12 खंबा इमारत, 3 इधर, 3 इधर, 3, तो ये कुल मिला के 12 हो गई। दिल्ली के अंदर ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जो आपका मतलब है ना कनॉट प्लेस है, सीपी। तो सीपी के पास में जो है एक मेट्रो स्टेशन है, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन, तो वहीं पे ये इमारतें बनी हुई है, 12 खंबा इमारतें। आप में से कोई भी यदि दिल्ली वगैरह गया हुआ है, मेट्रो में बैठा है, तो उसने जरूर इसके बारे में सुना होगा। एक्चुअली ये जो इसकी स्थापत्य शैली है वो मतलब है ना वैसी है कि सर इसको आप ना तो ऐसा बोल सकते हो कि इसके ऊपर हिंदू शैली का प्रभाव ज्यादा है या फिर इस्लामी शैली का प्रभाव ज्यादा है, दोनों का ही बराबर ही है, ठीक है। इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ सेक्युलर बिल्डिंग, इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहते हैं। ये एक्चुअली सामंतों के लिए था कि कोई भी आता था मिलने के लिए तो उसको यहाँ पे जो सब रुकवाते थे। सतपुल, ये एक्चुअली एक ब्रिज बनाया गया था उस जमाने के अंदर, इसलिए इसका नाम है सतपुल, सतपुल, ठीक है। तो बस इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक भी समाप्त होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर आप ध्यान रखना, ठीक है, कि जहां अपना नगर आदिलाबाद का किला, ठीक है, 12 खंबा इमारतें, उनकी विशेषता है इनको धर्मनिरपेक्ष इमारत कहते हैं, और सबसे 4th नंबर है वो है सतपुल। वो क्या है? सतपुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक, नेक्स्ट जो है वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी माता हिंदू थी, इसलिए प्रूव करना चाहता था ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के सामने कि भाई मैं भी कट्टर मुस्लिम हूं और बिल्कुल तुम्हारे जैसा ऑर्थोडॉक्स हूं। इसलिए इसके काल को मस्जिदों का काल बोलते हैं, क्योंकि इसने खूब सारी मस्जिदों के निर्माण करवाए, ठीक है, खूब सारी मस्जिदों के निर्माण करवाए। तो सबसे पहले इसने एक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला 5वीं दिल्ली बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको लिखवा रखा है पहले। फिरोज शाह कोटला की वो जो पूरी पूरी बात भी बता दी है कि ये अपने स्टेडियम के कारण प्रसिद्ध है, फिरोज शाह कोटला। इसके बाद में अपन बात करें, इसने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है खिरकी मस्जिद। खिरकी मस्जिद, ठीक है। इसने खूब सारी मस्जिदें बनाई, खिरकी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद, काली या कला है ना, वो जो है ना मस्जिद। तो ये सारी इमारतें जो है ये फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है, बच के कहीं जाओगे नहीं, यहीं रहना पड़ेगा। तो ये अपन देखते हैं कि साहब है ना, सबसे पहले फिरोज साहब है ना फिरोज शाह कोटला, उसके बाद में खिरकी मस्जिद, खिरकी मस्जिद के बाद में अपन देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद, ये बेगमपुरी मॉस्क है, ठीक है। हालांकि मस्जिदों को ज्यादा फोटो यूं याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इसलिए डालते हैं कि क्या पता कई बार आपको फोटो के कारण याद रह जाए, जबकि अपने को केवल फैक्ट ऊपर वाले याद वो सब रखने हैं। उसके बाद मतलब है ना काली मस्जिद, या फिर है ना मतलब वो आपका कला मस्जिद, ठीक है, काली मस्जिद, कला मस्जिद। कुश के शिकार मस्जिद, कुश के शिकार मस्जिद, कुश के शिकार मस्जिद। खिरकी मस्जिद अब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब तो ये बात थोड़ी पुरानी हो गई, वरना 3-4 साल पहले एक्चुअली खिरकी मस्जिद के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सिक्के मिले थे, है ना, पुराने। तो सब उस टाइम पे तो हम लोग वो है ना चला के लिखवाते थे कि ध्यान रखना खिरकी मस्जिद का सवाल आ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि हिस्ट्री का कनेक्शन जो है वो करंट अफेयर से होता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन कभी कभार ही होता है। तो उस दौरान तो हम लोग
वो है ना लगातार लिखवाते थे कि अभी हाल ही में यहाँ से जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सल्तनत काल के सिक्के मिले हैं। एक्चुअली खिड़की मस्जिद अभी वर्तमान में यूं थोड़ी रूइन टाइप से ही है, थोड़ी सी यूं था, बिल्कुल एकांत में ही है। तो वहां पे एक्चुअली बच्चे खेल रहे थे कुछ, तो वो बच्चे खेलते खेलते एक किसी बच्चे को सिक्का दिखाई दिया, सिक्का सब दिखाई दिया, तो उसने थोड़ा इधर उधर सब हाथ वाथ मारा तो उसको सिक्के मिले तो उसने कुछ सिक्के डाले जेब में। अब बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बच्चों में क्या, हर किसी में भी जब भी आप कोई भी गलत कार्य करते हो तब डर लगता है, कुछ बच्चों में भयंकर ही होता है, उस बच्चे में लय में कम था। तो अब चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सब इंडिया का आदमी बैठा था बाहर कहीं गेट पे, कोई सिंपल सा कोई भी चौकीदार या पता नहीं एएसआई का व्यक्ति होगा, तो वो बच्चा जब जा रहा था ना, तो उसने जिस जेब में वो सब सिक्के रखे हुए थे उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सब हाथ रखा हुआ था, और उसको देखते ही आदमी को उसके पसीने पसीने हो गए, डर गया वो, और फिर अंकल करके वो भागा। तो उसको डाउट हुआ, उसने पकड़ लिया, छोरे को झांप लिया, जहां पे क्या रहे, तो उसने कहा नहीं है, मैं हमारे जेब में एक सिक्को निकालियो, है ना, भगवान की कसम। मतलब उसने कहा मैंने मेरे जेब में एक भी सिक्का डाला नहीं है, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, और वो जो कोने के अंदर जितने भी सिक्के हैं उसमें से मैंने कुछ नहीं लिया प्लीज। तो फिर उन्होंने कहा यार टाबर कितना पौड़ा है, फिर उस टाबर को पकड़ा, और वो एएसआई आदमियों ने कहा बेटा ये तेरे वैसे ही काम का नहीं है, ये हमारे ही काम का है, और ये ले हमारी तरफ से ये 101 रुपए। तो सब उसको इनाम दिया और उसको भगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे सब बड़ी सी खबर आई थी अखबार के अंदर। तो वो खिड़की मस्जिद है, एक बार खिड़की मस्जिद का फोटो देख लो आप लोग वापस, ये खिड़की मस्जिद है। तो इसके अंदर से पता नहीं कहीं से जो है वो किसी कोने से कहीं कहीं से सब सिक्के मिले होंगे, उस काल के किसी ने दफनाए होंगे, क्योंकि पहले बैंक तो होते नहीं थे, इसलिए लोग धन है जो वो किसी मटकी में या किसी भी बर्तन में ऐसे जो भर के कहीं कहीं दफना देते थे, फिर मतलब एक्सीडेंटली आदमी मर जाता था तो वो सब बाकी वालों को पता होता नहीं था। उसके बाद में ये बेगमपुरी मॉस्क हो गई, काली मस्जिद, कला मस्जिद, कुश के शिकार मस्जिद, कुश के शिकार मस्जिद, तो ये हो गई कुश के शिकार मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा आपको अपन लोगों ने सल्तनत का है ना प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, उसके अंदर अपन लोगों ने देखा कि अशोक के स्तंभ, तो मैंने शायद तो उससे मैं आपको बताया भी होगा कि अशोक के दो जो पिलर है वो जब फिरोज शाह तुगलक ने जब उनको देखा तो उनको दिल्ली स्थापित करवाया था, दिल्ली के अंदर शिफ्ट करवाया था। तो ये भी अपन लिखेंगे। फिरोज तुगलक के समय को मस्जिदों का काल कहते हैं, वो तो अपने इतनी सारी मस्जिदें पढ़ ली तो इसलिए आपको समझ में आ ही गया। द टाइम ऑफ फिरोज तुगलक इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ मॉस्क या फिर एरा ऑफ मॉस्क, ठीक है, एरा ऑफ मॉस्क। फिरोज ने अशोक के सब टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। फिरोज एस्टेब्लिश्ड या शिफ्टेड अशोकाज पिलर ऑफ मेरठ एंड टोपरा इन दिल्ली। तो वो पिलर आपको दिखाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, जो अपन लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में देखा ही होगा। फिर एक और है, तो ये आप ध्यान रखना, खाने जहां तेलंगाना का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक जब मतलब अपन लोगों ने पढ़ा था तब अपने कहा था कि फिरोज के सभी आर्थिक सुधारों का श्रेय उसके मंत्री खाने जहां तेलंगाना को जाता है, जिसका वास्तविक नाम कन्नू था और वो तेलंगाना का ब्राह्मण था, ठीक है। तो एक्चुअली इसका निर्माण जो है वो इसके खाने जहां तेलंगाना के बेटे ने ही करवाया था, लेकिन फिर भी ये फिरोज के काल में बना था, इसलिए अपने यहाँ पे फिरोज के काल में इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो खाने जहां तेलंगाना का मकबरा ये इंपॉर्टेंट है। फिरोज में अभी तक अपन लोगों ने है ना जितनी भी इमारतें पड़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। इसका सब ये जो प्रश्न आता है कि यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है, इट इज द फर्स्ट ऑक्टांगल टॉम्ब ऑफ इंडिया। तो 8 कोण है इसके अंदर, आप देख सकते हो अष्टकोणीय है, ठीक है। वरना सामान्यतः जो सब मकबरे या इमारत कैसे होती है, ऐसी होती है चतुष्कोणीय, जबकि ये अष्टकोणीय मकबरा है। तो यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका निर्माण जौना खां तेलंगाना के पुत्र ने करवाया, ये ध्यान रखना। कई बार लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि यार जौना खां तो पहले ही मर गया था, तो वो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक अलग था, ये जौना खां अलग है, ये उसका खुद का बेटा था। तो इसका निर्माण जौना खां तेलंगाना के पुत्र ने करवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय जौना खां सन ऑफ तेलंगानी, सन ऑफ कन्नू। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में ये फिरोज के समय की इमारतें जो है वो समाप्त हो गई। तो आप ध्यान रखना, फिरोज शाह कोटला,
ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद, खिरकी मस्जिद, काली मस्जिद, कला मस्जिद, ठीक है। और इसके अलावा जो है सब इसने अशोक के दो जो सब पिलर थे, मेरठ और टोपरा, उनको दिल्ली के अंदर शिफ्ट करवाया। और एक इसके काल के अंदर खाने जहां तेलंगाना का मकबरा बना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। इस बार जब आपके टेस्ट होगा तब मैं आपके टेस्ट के अंदर ये सवाल दूंगा, और उसके बाद में फिर आप जब RS का एग्जाम सब आप जब देने जाओगे तभी आपको वहां पे सवाल नंबर 36 मिलेगा ए सीरीज के अंदर। ध्यान रखना, सवाल नंबर 36 ए सीरीज में। चलो, उसके बाद में इसका काल है ना सब है ना समाप्त होता है, और इसके काल के बाद में आता है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के समय कुछ नहीं हुआ था। वैसे तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड का टेन्योर बहुत कम था, पर एक्चुअली इसके टाइम में एक मकबरे का निर्माण हुआ। एक कोई सूफी संत थे जिनका नाम था कबीरुद्दीन औलिया। तो कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण जो है आरंभ हो गया था, हालांकि बाद में खत्म हुआ। इसका रंग लाल है, इसलिए दिल्ली के अंदर लैंडमार्क है, ठीक है। इस लोग लाल गुंबद भी कहते हैं, ठीक है। लाल गुंबद, आप में से यदि कोई दिल्ली रहा हुआ है तो उसको पता है। अपन जब इधर उधर जब है ना कहीं पे भी जाते हैं, लैंडमार्क का नाम लेते हैं ना, तो लोग वहां दिल्ली में सब है ना ऑटो रुकवा के यही कहते हैं कि लाल गुंबद जाना है, चूंकि इसका रंग जो है वो लाल है, ठीक है। तो कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, एक सूफी संत थे, उस नाम से ही आपको बाद में पता लग जाएगा। इसे लाल गुंबद कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाल गुंबद या टूम्ब। तो ये लाल गुंबद है, उसका फोटो है। तो कबीरुद्दीन औलिया के बाद में जो नेक्स्ट आपके आरंभ होता है वो है सैयद वंश। तो आज के लिए इतना बहुत है। हालांकि अब सैयद वंश और लोधी वंश दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही कम फैक्ट है। तो अपन देखते हैं सैयद वंश, देख ही लेते हैं तो आते, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सैयद वंश के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है कि सैयद वंश और लोधी काल, सैयद काल और लोधी काल को संयुक्त रूप से मकबरों का काल कहते हैं। अपन लोगों ने देखा कि भारत का प्रथम जो है ऐसा है ना मकबरा है, उसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसी कारण से इल्तुतमिश को जो मकबरों का जन्मदाता कहते हैं। फिर पहला अष्टकोणीय मकबरा है वो है खाने जहां तेलंगाना का मकबरा। लेकिन आरंभ के अंदर केवल सुल्तानों के मकबरे बनते थे, सुल्तान या फिर कोई सुल्तान का कोई बेटा, भाई, भतीजा, ऐसे मतलब केवल जो है वो सब उनके ही थे। लेकिन ये सैयद काल तक आते आते एक ट्रेंड हो गया था। ट्रेंड का मतलब आपके पास यदि पैसे है तो आप भी मकबरे बनाने लग गए। तो खूब सारे लोगों ने मकबरे बनाने आरंभ कर दिए थे। भाई अपने पास पैसे तो आप तो सब अपना भी मकबरा बनो। कोई सब जरूरी थोड़ी है कि है ना केवल सुल्तान ही मकबरे बनाएंगे। तो इसलिए सैयद काल और लोधी काल के अंदर 450 के आसपास मकबरे बने। तो कोई 450 तो कोई सब किसी से याद हो, कोई आज हो और कोई सब काल हो, और अपने करने भी नहीं है भी नहीं, खैर वो तो लेकिन इतने सारे मकबरे बने, इसलिए कहते हैं कि तो मकबरों का ही काल था। तो सैयद काल और लोधी काल को संयुक्त रूप से मकबरों का काल क्या कहा जाता है? इरा ऑफ सैयद एंड लोधी डायनास्टी कॉल्ड द इरा ऑफ टोम्ब, ठीक है, मकबरों का काल कहते हैं। अब उसके बाद में सैयद वंश, तो सैयद वंश के अंदर अपन कुछ ही नहीं है, मतलब इसमें से कोई सवाल नहीं आता। खिज्र खान, तो इसने एक नगर बसाया जिसका नाम खिजराबाद। सब है ना, वो है ना मुबारक, इसने एक नगर बसाया जिसका नाम सब मुबारकाबाद। तो इसमें से कौन आपको ऐसे प्रश्न देगा कि साहब बताओ खिजराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? फिर ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, साहब वो जो अलाउद्दीन खिलजी, बी खिज्र खान। तो हर कोई सही सब मतलब है ना कर देगा कि यही वाला सही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल अपन यूं ही लिखते हैं कि मतलब पहले कई बार तो लिखवाता भी नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी साथ लग गया हाथ लिखवा देते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्या ना सैयद वंश के समय कुछ नहीं हुआ क्या? ये हुआ था और ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में लोधी वंश की स्थापत्य कला, तो लोग अपन पढ़ते हैं लोधी काल के बारे में। तो लोधी काल के अंदर अपन देखते हैं सिकंदर लोधी। कौन है सबसे पहले? सिकंदर लोधी। तो सब है ना सिकंदर लोधी, लोधी वंश की स्थापना है कि यहां पर बेटों ने अपने पिता के मकबरों का निर्माण करवाया, है ना, खुद ने नहीं करवाया। मतलब इनको अपने बेटों पे भरोसा था कि बेटा करवा देगा यार, इतना तो भरोसा है। तो लोधी वंश के अंदर पहला शासक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के समय किसी चीज का निर्माण नहीं हुआ। और सेकंड नंबर है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने जो है वो बहलोल लोधी के मकबरे का निर्माण करवाया। तो इसको आप समझ जाना कि सिकंदर लोधी ने अपने पापा बहलोल लोधी के मकबरे का निर्माण करवाया। उसके बाद में सब मौठ की मस्जिद। ये एक्चुअली मस्जिद जो है वो कहते हैं लोग, मैंने देखी हुई नहीं है, हालांकि मेरे दिल्ली के अधिकतर मॉन्यूमेंट्स जो है वो देखे हुए हैं, ये देखी हुई नहीं है, पर लोग कहते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए ये थोड़ी वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो मौट की मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के अंदर, सिकंदर लोदी का एक सेनापति था जिसका नाम था मियां बुआ, उसने करवाया था। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है, ठीक है, जो आप भूलना भी चाहो तो भी भूलता ही नहीं आदमी, क्योंकि इसमें दोनों ही नाम है ना, वो जो है ना, दोनों ही नाम इंटरेस्टिंग है। पहला मौट, तो अपने में जो किसान परिवार के लोग, सब लोग हैं, उनको लगता है अच्छा मौट है क्या, ठीक है, तो मौट होता है एक्चुअली, तो मौट की मस्जिद। तो ये भी नाम अजीब से, मुझे कई बार पूछते हैं मौट की मस्जिद कैसे रखा, मैं कह यार पता नहीं क्यों ही रखा मैं कि इसका मौट की मस्जिद, पर कुछ तो होगा इसके पीछे भी कारण, पर मैंने आज तक कहीं पे भी पढ़ा नहीं है। खैर अगली बार आपको बताएंगे कभी, आप सुन लेते। और दूसरा, सेनापति का नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मियां बुआ, ठीक है, तो वो तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ बुआ, ठीक है। अपने घर में शादी होती है तो सबसे ज्यादा पंचायती कौन करता है, बुआ। बुआ को ऐसा लगता है कि तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब मेरे भतीजे के ही ना, भतीजे की या भतीजे की शादी है तो सबसे ज्यादा पंचायती तो मैं ही करूंगी। खैर वो एक अधिकार भी होता है उनका। तो शादियों में सबसे ज्यादा पंचायती कौन करता है, बुआ। बोलो एक बार बुआ। हाँ, और सबसे ज्यादा सब नाराज कौन होता है, फूफा जी। फूफा जी तो शादी में आते ही नाराज होने के लिए ये, वो तो ये सब टारगेट लेके आते हैं कि अपने को नाराज होना ही होना है। तो वो तो जैसे है ना, फूफा जी तो एंड टाइम पे आते हैं, एंड टाइम पे आके भी रोल इतना प्ले करते हैं कि ऐसा लगता है लोगों को कि भी सर्वा यही है। आते ही पूछेंगे टेंट किससे बुक करवाया, कंदुई कहाँ पे है, मेन्यू क्या है, वेन्यू क्या है, ठीक है, क्या क्या बन रहा है। फिर वो कंदुई के पास में जाएंगे, कंदुई का माता खाएंगे, देख भाई मिठाई ऐसे होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, सब है ना, सब्जी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। कंदुई है ना, देखते ही समझ आता है ये कोई फूफा जी है, या तो फूफा जी है या फिर जीजा जी है। जीजा तो फिर भी कम करते हैं, जीजा क्या होते हैं, सब या ना यंग होते हैं तो इसलिए वो तो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, लेकिन जीजा तो एंगेज रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, कि खूब सारे इधर उधर से लोग आए हुए होते हैं तो उनके साथ थोड़ा बिजी रहते हैं। लेकिन ऐसा फूफा जी अब क्या है, अब वो फूफा जी को तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फूफा जी वही पंचायतियां करते हैं, तो वो तो हर कोई कंदुई वगैरह टेंट वाले हंसने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा आगे फूफा जी। खैर, और फिर आप फूफा जी का कितना ही मन रख लो, वो जो सब उनको जब नाराज होना है वो तो होना ही होना है किसी न किसी बात पे। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो उल्टा है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो ट्रेंड ही ऐसा है, ठीक है, कि भाई कोई आदमी, कोई जवाई यदि ससुराल में जाके नाराज होके नहीं आए तो हमारे वहां तो लोग कहते हैं गया बीता है ना, ससुराल वालों का गुलाम है। वरना यूं लोग तो ट्रेंड लेके जाते हैं भाई अपने जाएंगे, नाटक करेंगे ढंग से। और एक दो जिले हैं, नाम तो मैं लूंगा नहीं, वहां तो उल्टा जो है ना, जो भी जवाई आके आतंक मचाता है ना, तो लोग उसके पास मर्द आदमी है यार, मर्द है। तो कई ऐसे किस्से हैं, ठीक है, कि जाएगा यार, एक तो वो मतलब वहां पे वो है एक ट्रेंड है कि जाएंगे तो आधी रात को जाएंगे, 11-12-1 बजे जाएंगे, सबको जगाएंगे, फिर जगह खाना बनवाएंगे, खाना बनने के बाद फिर कुछ तो होते हैं जो थाड़े ही फेंक लेते हैं धड़ाम से, तो ये अड़ोसी पड़ोसी सब कहते हैं मर्द आदमी। तो उससे उल्टा मतलब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, हाँ तू फेंक, और लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको मेरी इस बात पे भरोसा ही नहीं होता, वो कहते हैं यार सर क्यों झूठ बोल रहे हो, अरे वास्तविकता है हमारे तो ये, तो वो तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं, खुद घर वालों को भी लगता है। वरना कोई बेचारा टाइम पे आ जाए रही हो, जो भी आपने खाना वाना खिलाया सिंपल सा खाना खा के चुपचाप यूं सो जाए, उसके बाद में वापस सुबह उठ कर हाँ ठीक है ससुर जी, हाँ सासू मार अब मैं जा रहा हूँ, तो यूं लोग आड़ पाड़ लगे, यार दम नहीं है इस आदमी में यार, बाइलो, ठीक है। तो खैर ये एक अलग बात है, चलो खैर। तो मियां बुआ, तो मौत की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, मियां बुआ ने करवाया। तो ये मौत की मस्जिद। उसके बाद इब्राहिम लोदी, तो चूंकि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको कह ही दिया कि सब इस काल की विशेषता ही है, सब केवल लोदी काल की, बेटों ने अपने जो है सब पिता के मकबरों का निर्माण करवाया। तो इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि इसने, ठीक है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया। दिल्ली के अंदर लोदी गार्डन है बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, और लोधी गार्डन में लोग एक्चुअली क्या है, लोधी गार्डन के आसपास वाला इलाका ही बहुत पॉश है, बहुत ज्यादा अच्छा इलाका है, इसलिए लोग दिल्ली के वहां के आसपास के पूरे इलाके वाले लोग जो है वहां पे यूं जॉगिंग करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो वो पूरा भरा भरा सा रहता है। और सबसे मेन बात है खूब सारे लोग जाते हैं ना, सुबह भीड़ रहती है, यंग लड़के भी खूब जाते हैं वहां पे, यंग लड़के। उसके पीछे कारण है क्योंकि वहां पे लड़कियां भी आती है, तो यंग लड़कों को एक्चुअली क्या, जब भी गोविंदा की मूवी देखते हैं ना, तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अच्छा वो है, आप लोगों ने गोविंदा की मूवीज देखी हुई होगी, किसी की एक फिक्स है कि बॉम्बे चले जाओ और कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो इकलौती हो और उसके सब है ना पापा के पास खूब पैसे हो, तो आपकी लाइफ सेटल।
तो इस चक्कर में हम भी जब दिल्ली है ना रहते थे तो है ना कुछ लोग थे जो है ना जाते थे, नहीं मेरी तरफ मत देखना घूर के, मैं नहीं गया, मैं केवल वो लोधी गार्डन देखने गया हुआ हूँ, पर मेरे खूब सारे ऐसे लोग थे परिचित जो सुबह सुबह उठ गई लोधी गार्डन जाएंगे। अरे तुम्हें यार पार्क तो पास में, यही घूम ले। पर नहीं नहीं नहीं, लोधी गार्डन घूमने का आनंद ही अलग ही है। फिर जाके पता लगा अच्छा अपना कहीं सिलेक्शन वलेक्शन नहीं हुआ तो, या यदि सेलेक्ट हो गए तो भी लाइफ जो सेट हो जाएगी। खैर, तो ये सारी इमारतें जो है वो लोधी गार्डन में बनी हुई है, लोधी गार्डन। तो इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड पे अपन देखते हैं सिकंदर लोधी का मकबरा, टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक है। यह प्रथम इमारत है जहां दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। ये वापस एक इंपॉर्टेंट जो है, ये वापस एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि यह प्रथम इमारत है जहां दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया, डबल डोम बनाया है। ये एक्चुअली आप अंदर से मतलब ये जो अपन बाहर से देख रहे हैं ये बाहर का है ना गुंबद है, ठीक है। जबकि आप अंदर जाके खड़े रहोगे तो अंदर एक अलग ही डोम है, वो एक अंदर से दिखता है। एक्चुअली इसका निर्माण ऐसे आरंभ हुआ कि जब जो गुंबद बाहर से अच्छा दिखता था वो है ना वो सब अंदर से इतना अट्रैक्टिव होता नहीं था, और जो गुंबद अंदर से अच्छा दिखता था वो बाहर से इतना ज्यादा अच्छा लगता नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब ये आपने बनाया और आपने ये जो सब गुंबद की अच्छी खासी हाइट दे दी तो बाहर से सुंदर लगे, लेकिन अंदर जाके जब आदमी खड़ा रहे तो उसको लगे यार ये क्या ऐसे यूं पूरा पूरा है ना सब खजूर के पेड़, सब वो ऐसे पेड़ की तरह लंबा ही लंबा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सब डबल ही बनाना आरंभ कर दिया, कैसे करके, और अंदर से एक और गुंबद। तो आप अंदर से देखोगे तो ये वाला दिखाई देगा, बाहर से देखोगे तो ये वाला दिखाई देगा। तो ये था दोहरा गुंबद। इसलिए ये भी प्रश्न आता है कि है ना डबल डोम वाली पहली इमारत कौन सी है, तो वो है सिकंदर लोधी का मकबरा। वो कौन सा है? सिकंदर लोधी का मकबरा। चलिए इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। लोधी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें, ठीक है। ये एक केवल नाम है, इसका एक दो बार वैसे प्री में आया हुआ है सवाल कि सब लोधी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें। कुछ और सब इमारतें हैं जो एक्चुअली बहुत ही अच्छे से बनी हुई है, पर इसका निर्माण किसने करवाया, किसके लिए करवाया, उसके बारे में कुछ ज्यादा पर्याप्त और ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले गए और जाके अड़ोसी पड़ोसी से पूछा कि यार मकबरा तो ठीक है, किसका है? तो लोगों ने कहा बड़े खां का मकबरा है। तो कौन से बड़े खां? तो जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहे साहब ऐसा ऐसा एक कोई परिवार था, उसके अंदर एक्चुअली वो जो थे कोई बड़े खां थे, वो सब मर गए और उसके बाद यहाँ पे दफनाया था। हर कोई आदमी अलग अलग ही नाम ले, तो फिर इसका नाम के भी किसका है, इसके स्थान पे केवल ऐसे ही कहा गया कि सब बड़े खां का मकबरा। बड़े खां का मकबरा देखा तो पास में मकबरा बना हुआ था एक और, कि साहब ये किसका है? तो वो लोगों ने कहा साहब छोटे खां का मकबरा, ये यहाँ पे बड़े खां, यहाँ पे छोटे खां। आर्कियोलॉजिकल, ठीक है साहब। थोड़ी देर पास में देखा एक और कोई मकबरा है, उसको जब है ना लोगों से पूछा किसका मकबरा है, तो दादी का मकबरा है। तो ऐसे बोलेंगे ठीक है साहब दादी का मकबरा है। उसके बाद में वापस कोई मकबरा देखा, ये किसका है? तो ये सब पोती का मकबरा है। तो सब पोती का मकबरा है। तो ये सब लोधी काल की जो अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके 4 इमारतें प्रसिद्ध है। बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा और पोती का मकबरा। ये कभी मेंस के अंदर आपके आएगा नहीं। बस हाँ, यदि आपको ऐसे एक सब है ना लिखने के लिए आपको लगे और कुछ अपने पास फैक्ट्स है नहीं तो लिख लो कि इस काल के बड़े खां कौमा छोटे खां कौमा दादी कौमा पोती का मकबरा भी प्रसिद्ध है। वरना एक बार आया हुआ था, कहीं पे आया हुआ था कि बड़े खां का मकबरा और छोटे खां मतलब खां का मकबरे का निर्माण किस काल में हुआ। तो उसमें थे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तब अपने को लोधी वंश पे केवल क्लिक करना है। तो लोधी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें, अदर फेमस बिल्डिंग्स ऑफ लोधी पीरियड, बड़े खां का मकबरा, टूम्ब ऑफ बड़े खां। तो ये बड़े खां ही होगा है ना इंग्लिश में भी, टूम्ब ऑफ बड़े खां। छोटे खां सब खां का मकबरा, ये किसका है? ये सब छोटे खां का है। तो चलो ये भी सही है। दादी व पोती का मकबरा, तो लोगों से पूछा कि ये मकबरा किसका है? दादी का। तो ये पोती का। अब पता नहीं क्या ऑथेंटिक है इसमें, किसी को पता नहीं है। तो सल्तनत काल की ये इमारतें जो है वो सारी है ना लोधी काल की ये 4 इमारतों नाम याद करना और स्थापत्य वाला आप अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? वापस कहता हूं मेंस का है। कल अपन पढ़ेंगे लिटरेचर, ठीक है, वो भी मेंस का है, तो वो भी अपन वो जो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू और है ना धन्यवाद।